आज के वीडियो में कैडावर्स की मदद से यहाँ लैब में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मेडिकल प्रोसीजर जिसे कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी और हम देखेंगे कि एग्जैक्ट एयरवे को रेस्टोर कैसे किया जाता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एरिया की एनाटॉमी की, ताकि हम क्लियरली समझ सकें कि ट्रैकियोस्टोमी होता क्या है। यह चीज अपनी लैरिंग्स वीडू और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या वो जगह जहां से डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलग हो जाते हैं। लैरिंग्स में होती हैं काफी सारी चीजें, कार्टिलेज, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है थायराइड कार्टिलेज और ये मेल्स में बड़ा होता है क्योंकि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है। और उसके थोड़ा नीचे होता है क्रिकोइड कार्टिलेज जो आगे से छोटा है और पीछे से मोटा है। हाँ, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। दोनों थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं जो हेल्प करते हैं शेप बनाए रखने में और फ्रिक्शन रिड्यूस करने में। अब एक और कार्टिलेज होता है यहाँ जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। इसका काम होता है खाना निगलते वक्त एयरवे को ब्लॉक करना, ताकि खाना पानी विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि सीधी सी बात है अगर खाना लंग्स में चला गया तो लग जाएंगे। और तेरे भाई ने ऑलरेडी एपिग्लोटिस के ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है तो तुम उसको देख सकते हो। और अगर आप एपिग्लोटिस के अंदर देखो और सीधा लैरिंग्स के अंदर जाओ तो आपको एक छोटी सी गैप दिखेगी और साइड में सॉफ्ट टिश्यू होता है और ये होते हैं वोकल फोल्ड्स जो कि आवाज की पिच को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हो। मैं जानता हूँ ये कमाल का था, पर अपनी छाती पे अब मेरे नाम का टैटू मत बनवाना। थायराइड का मतलब होता है शील्ड, यानी कि सेरा होटल इंडिया एकोलीमा डेल्टा, और वो एग्जैक्टली वही काम करता है। ये एक थिक कार्टिलेज है जो वोकल फोल्ड्स को किसी भी डैमेज से बचाता है। अब थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसका नाम स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, जस्ट किडिंग। इसका नाम होता है क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन या क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। इसका काम होता है इन दोनों कार्टिलेजेस के मूवमेंट को लिमिट करना। और अगर आपको ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करनी है तो इसकी लोकेशन जाननी बहुत जरूरी है। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप ये बनी होती है सी शेप्ड रिंग्स की, जिसे कहते हैं ट्रैकियल रिंग्स। लेकिन ये रिंग्स पूरे सर्कल में नहीं होती, सिर्फ फ्रंट और साइड्स में होती है। और बिल्कुल लैरिंग्स की तरह ये रिंग्स भी हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है, ताकि वो अपने शेप बनाए रखे और एयरवे में हमेशा ओपन रहे, ताकि आप फ्रीली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकें। और इन रिंग्स के बीच में होती है एनुलर लिगामेंट। ये कनेक्टिव टिश्यू होती है जो रिंग्स को एक साथ होल्ड करती है और मूवमेंट अलाउ करती है। ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड पर आपको मिलेगा मसल टिश्यू जो कफिंग में मदद करता है, जैसे कि या फिर मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये ट्रैकिया की बेसिक इंटीग्रिटी भी मेंटेन करके रखता है। और उसके बाद ट्रैकिया स्प्लिट होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में और उसके बाद ये लंग्स के अंदर और डीप चली जाती है। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, जो लैरिंग्स के जस्ट नीचे होता है, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है और मेटाबॉलिज्म और बोन डेंसिटी जैसे फंक्शन में काम करता है। लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ट्रैकियोस्टोमी के दौरान आप नहीं चाहेंगे कि आप इसे एक्चुअली किसी भी तरीके से डैमेज कर दें। और हम एनाटॉमी समझ चुके हैं तो चलो ट्रैकियोस्टोमी के दौरान एग्जैक्टली क्या होता है वो देखते हैं। ज्यादातर लोग ट्रैकियोटोमी के बारे में सुन चुके होंगे, लेकिन डेफिनेशन, इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर टाइम के साथ बदल गए हैं। आजकल अक्सर ट्रैकियोटोमी को डिफाइन किया जाता है गले में एक इंसिजन से, और उसे ट्रैकियोस्टोमी तब कहा जाता है जब इंसिजन में ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाल दी जाती है। हाँ, बेशक कुछ लोग इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जो मुझे कोई पर्सनली बड़ा इशू नहीं लगता है। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि किसी को भी ट्रैकियोस्टोमी क्यों करानी पड़ती है। इसके दो रीजन होते हैं, एक है इमरजेंट और दूसरा है इलेक्टिव। इमरजेंट ट्रैकियोस्टोमीज को आखिरी ऑप्शन माना जाता है जब टिपिकली पूरा एयरवे पूरी तरीके से बंद हो जाता है किसी खाने की वजह से, जो लोग सोचते हैं ज्यादा कॉमन नहीं है, या फेशियल ट्रॉमा के कारण, जैसे कि किसी ने मुक्का मार दिया गले में और वो पूरी तरीके से एयरवे बंद हो गया। और इस सिचुएशन में जनरली क्राइकोथायरॉइड ओडोटोमी किया जाता है। क्राइकोथायरॉइड मेम्ब्रेन में इंसिजन बनाया जाता है और फिर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूबिंग इंसर्ट की जाती है ताकि एयरवे को ठीक कर सके। लेकिन एक और पाथवे भी है इमर्जिंग कंडीशन के दौरान, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये है इलेक्टिव ट्रैकियोस्टोमीज। जनरली एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म की जाती हैं और यूजुअली रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण होती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या लंग इशू जैसे कि निमोनिया। और कई और कंडीशन भी हो सकती है जहां प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं।
मान लो कोई इंसान इलेक्टिव ट्रैकियोस्टोमी से गुजर रहा है। सर्जिकल टीम को कुछ लैंडमार्क आइडेंटिफाई करने होंगे ताकि वो सही लोकेशन में इंसिजन ले सकें। सबसे पहले वो थायराइड नोच लोकेट करेंगे जो थायराइड कार्टिलेज के टॉप सेंटर पर होता है, और इसके बाद वो एक और नोच ढूंढते हैं जो कि है जुगुलर नोच, जो स्टर्नम के ऊपर एक ग्रूव है। फिर थायराइड नोच के कुछ सेंटीमीटर नीचे क्राइकोथायरॉइड मेम्ब्रेन और क्राइकोइड कार्टिलेज आइडेंटिफाई करते हैं। यहीं पर इंसिजन भी बनाई जाती है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, और उसके बाद ये स्किन लेयर के अंदर घुसते जाते हैं जब तक इन्हें एक एक्सट्रीमली थिन मसल प्लैटिज्म दिखाई नहीं देती। और इसी प्लैटिज्म को आप इस जगह पर देख सकते हैं, और फिर वो प्लैटिज्म को कट कर देते हैं 2 स्ट्रैप में, जिससे कि थ्रोट मसल एक्सपोज होती है जो कि होती है हमारी स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड, और ये मसल स्पीकिंग और निगलने में मदद करती हैं। फिर मसल को लेटरल शिफ्ट करके क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड ग्लैंड को एक्सपोज किया जाता है। लेकिन कई बार तो ये थायराइड ग्लैंड प्रोसीजर के दौरान दिखता भी नहीं है, लेकिन अगर ये दिख रहा है तो हमें इसे डैमेज नहीं करना है। और ऐसा करने के लिए हम अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे कि सर्जरी के दौरान सर्जन सबसे पहले टाई या क्लैम्प करते हैं इस थायराइड एस्थमस को, जो थायराइड ग्लैंड के लेफ्ट और राइट हिस्से को कनेक्ट करती है, और उसके बाद वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे एक हुक रखते हैं और उसे हेड की तरफ लिफ्ट करते हैं, जिससे लैरिंक्स और ट्रैकिया क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। और फिर वो सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग्स आइडेंटिफाई करते हैं और वहां एक इंसिजन बनाया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। हो सकता है वो सिर्फ एनुलर लिगामेंट को काटें जिससे कार्टिलेज रिंग्स के बीच में एक काटा जाता है, या फिर डायरेक्टली ट्रैकियल रिंग्स में कट करके एक सेगमेंट हटा दिया जाए, या सिर्फ इतना कट करें कि कार्टिलेज को फोल्ड करके एक फ्लैप बना सके जिसे बाद में वापस रख के स्टिच किया जा सके, चाहे टेक्निक कुछ भी हो। और इसी स्टेप के बाद ट्रैकियोस्टोमी ट्यूबिंग इंसर्ट की जाती है और प्रोसीजर पूरा हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे ज्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लीडिंग। हर किसी की बॉडी यूनिक होती है, कुछ एडिशनल ब्लड वेसल्स ग्रो कर सकती हैं, या एग्जिस्टिंग वेसल्स अनएक्सपेक्टेड जगह पे हो सकती हैं, जिस वजह से किसी सर्जन का उन्हें गलती से काटने का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि एक्सपीरियंस सर्जन इन सब चीजों के लिए ट्रेंड होते हैं और ज्यादातर केसेस में कोई मेजर इशू नहीं होता, लेकिन एक बड़ी दिक्कत तब होती है जब पेशेंट ऑलरेडी क्रिटिकली इल होता है। उनमें क्लॉटिंग इश्यूज हो सकते हैं, मतलब अगर सर्जरी ठीक भी चल रही हो तो भी पेशेंट कंटिन्यूअसली ब्लीड कर सकता है। और परेशानी की बात यह है कि ज्यादातर पेशेंट जिनको ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करवानी पड़ती है वो अक्सर खून की कमी भी महसूस करते रहते हैं, और ज्यादातर वो ऑलरेडी काफी परेशानी में होते हैं, और ऐसे में उनका खून वेस्ट करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी वजह से कई पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है सर्जरी से पहले, ताकि प्रॉपर क्लोटिंग इंश्योर हो सके। एक और कॉम्प्लिकेशन है जो इन्फेक्शन से होती है, और यह है न्यूमोथोरैक्स, जहां लंग्स और रिबकेज के बीच की एयर ट्रैप हो जाती है। पर ऐसा होना बहुत ही रेयर है, जैसे कि अर्जुन कपूर की मूवीज का हिट जाना। और जब ट्यूबिंग को रिमूव करने का टाइम आता है तो डॉक्टर पहले इंश्योर करते हैं कि पेशेंट खुद सांस ले पा रहा है या नहीं। वो ट्यूबिंग कैप को रिमूव करते हैं और कुछ वक्त तक मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ठीक है या नहीं। अगर सब ठीक है तो वो ट्यूबिंग हटा देंगे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन कई मूवीज और टीवी शोज में दिखाया जाता है कि कोई इमरजेंसी में पेन से ट्रैकियोस्टोमी कर देता है। ये बहुत ही खराब है। ज्यादा चांसेस हैं कि आप हेल्प करने की बजाय और डैमेज कर दें। आप खुद ही सोचिए, हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट होती है। ब्लड वेसल्स हमेशा एक्सपेक्टेड जगह पे नहीं होती। मैं एक बार एक EMT यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को ट्रेन कर रहा था, और उन्होंने बताया कि EMTs को इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी करने की परमिशन नहीं होती। और आखिर ऐसा क्यों? वेल, कुछ EMTs प्रोसीजर करते वक्त क्राइकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को मिस कर देते थे, या गलत ब्लड वेसल को कट कर रहे थे, या फिर डीप कट कर रहे थे, जिससे ट्रैकिया के पीछे वाली वॉल को डैमेज पहुंच जाता था। और कुछ केसेस में पेशेंट की जान भी चली गई, जिन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। और बेशक फिल्मों में ये बहुत ही क्लासी दिखाया जाता है और बहुत ही इजी लगता है ये, लेकिन इतना इजी नहीं है। और आप प्लीज खुद हीरो बनने की कोशिश ना करें। आप किसी की जान ले सकते हैं और फिर शायद आपको जेल भी हो सकती है। और जब तक आपके मुंह पर थैनोस ना खड़ा हो, आप ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो डॉक्टर्स पर छोड़ दें। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा ऑरा बहुत बढ़ चुका होगा, इतना कि अब तुम किसी भी ड्रग लॉर्ड के सामने जाके कह सकते हो से माई नेम। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरी आवाज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। दुआओं में याद रखना।